मैं दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसी वक्त मैंने देखा वह बालों से ढका हुआ चेहरा मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही मानो मैं उसे खोलने की ताकत भी खो बैठा था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हॉन्टेड क्लब पर। दोस्तों, यह रॉयल फ्लैट रहस्य सीरीज का अंतिम भाग है। यदि आपने भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। पहले आप उन्हें देखें, तभी आपको भाग 3 समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विजय की आगे की दास्तान। मैं कमरे से निकल अपने थके शरीर को लेकर उस खुली जगह की ओर जाने लगा था। तभी वहीं से दरवाजा खटखटाने की आवाज मुझे फिर से सुनाई देने लगी थी। अंधेरे में बहुत ही परेशानी से मैंने देखा एक सीढ़ी वहां थी जो ऊपर छत की तरफ जा रही थी। तभी मुझे लगा कि शायद दरवाजा खटखटाने की आवाज वहीं ऊपर से आ रही है। डर से मेरा गला सूख गया था और आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मैंने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। मुझे फिर से वही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैंने जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मदन जी की दी हुई चाबी से छत का दरवाजा मैंने डरते हुए खोला। दरवाजा खटखटाने की आवाज अचानक बंद हो गई। दरवाजा खुलते ही चांद की रोशनी में मुझे छत स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। तभी मेरी नजर उस पानी की टंकी पर पड़ी जहां जयप्रकाश का मृत शरीर मिला था। तभी मैंने छत की रेलिंग के पास एक आदमी को किसी की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ देखा था। कुछ देर बाद ही छत की दूसरी तरफ से एक और आदमी आया। वह शरीर से काफी लंबा चौड़ा लग रहा था। तभी उन दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी बातें मार पीट में बदल गई थी। पर उनकी किसी भी बात को मैं सही से सुन नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह से हिलने की क्षमता भी मानो खो चुका था। मेरे सामने ही उस लंबे चौड़े आदमी ने उस दूसरे आदमी को लोहे की एक लंबी रोड से मारा और वह आदमी तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। और फिर वह लंबा चौड़ा आदमी उस दूसरे आदमी को उसके सर के बालों से पकड़कर उसी पानी की टंकी की तरफ खींचने लगा था। तभी अचानक मेरे कानों में किसी की पायल की आवाज सुनाई देने लगी थी। उस लंबे चौड़े आदमी ने दूसरे आदमी को उस पानी में धकेल दिया था और इधर पायल की आवाज मेरे एकदम पीछे आकर रुक गई थी। मेरे बेहोश होते शरीर ने जब पीछे मुड़कर चांद की रोशनी में जो देखा, वही महिला अंधेरे कमरे में बिस्तर पर अपने बच्चे को जो सुला रही थी। उस वक्त मैं कमरे में चेहरे को ठीक से नहीं देख पाया था, पर अब उस महिला का चेहरा चांद की रोशनी में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। वो महिला मुझे माला देवी यानी जयप्रकाश की पत्नी जैसी लग रही थी, लेकिन पूरे चेहरे पर खून व धारदार अस्त्र से कटने के दाग थे। पूरे चेहरे से बहते खून से उसकी साड़ी और भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। उसकी दोनों आंखें हिंसा और क्रोध में बदल गई थी। उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था। फिर वही सड़ा दुर्गंध मुझे दोबारा आने लगा था और तभी मैं अचानक बेहोश हो गया था। जब मुझे सुबह होश आया
तो मैं उसी दरवाजे के पास लेटा था। मेरा बैग मेरे पास ही मौजूद था। मैंने दरवाजे को देखा तो वो वैसे ही बंद था जैसे मैंने उसे छोड़ा था। बाहर की ओर सुबह का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। फिर मैं बैग को लेकर सीढ़ी से दौड़ते हुए उतरने लगा। नीचे जाते ही मदन जी एक गद्दे पर बैठे हुए थे। तभी मुझे मदन जी बोले, अरे विजय जी, आइए आइए बैठिए। मैं मदन जी का उत्तर देने ही वाला था कि मैंने देखा वही लंबा चौड़ा आदमी जिसे मैंने कल रात छत पर देखा था। वह मदन जी की साइड वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब वह आदमी बोला, अबे इधर क्या काम है तेरे को? मदन जी बोले, क्या हुआ विजय जी, कल रात आपको कोई असुविधा हुई थी क्या? मैंने उत्तर ना देते हुए चाबी सीधा उनके हाथ में पकड़ाई। चाबी क्यों दे रहे हैं? आप रुकेंगे नहीं? और रिव्यू क्या है घर का? उनकी बातें सुनते सुनते मैं किसी शक्ति में मंत्रमुग्ध हो गया था और हाथ खुद ब खुद पॉकेट में गया और मैंने पिस्तौल निकाल ली थी। यह देखकर वह आदमी बोला, अबे ओए, बंदूक क्यों निकाल रहा है बे? फिर मुझे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक आश्चर्य रूपी गुस्से से मैंने उस आदमी और मदन जी के सिर को गोलियों से छलनी कर दिया था। मैंने मदन जी और उस आदमी को घर वाले गोदाम में खींच कर ले गया था। मानो एक अद्भुत शक्ति के वश में मेरा पूरा शरीर था। पर मेरा अपराध वहीं नहीं थमा था। उस गोदाम में बेंच के नीचे एक धारदार कटर को देख मैंने उसे लेकर कई बार दोनों के चेहरों और पेट पर चलाने लगा था। खून के छींटों से मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने रुमाल से अपना चेहरा पोंछ मदन जी के घर से निकलकर दरवाजे पर कुंडी लगाकर रास्ते से घर को रवाना हुआ था। मैं अपने घर लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि तभी फोन बज उठा। फोन रिसीव किया तो पता चला आशीष है। क्या हुआ, क्या बात है? अपने फोन को फेंक दे भाई, जब तेरे उठाने बस की ही नहीं है फोन। मैं उसे सब बताने की कोशिश कर रहा था पर ना जाने क्यों कुछ बता नहीं पा रहा था। मैं सच में बात करने की शक्ति खो चुका था। मैंने फोन काटकर आशीष को मैसेज किया कि वह आज मेरे रूम पर आए। मैं यह चिट्ठी देवेंद्र जी को इस समय ही लिख रहा हूं जब मैं किसी तीसरी शक्ति के प्रकोप में हूं। देवेंद्र जी, जब तक आप यह चिट्ठी समाप्त करेंगे शायद मैं तब तक नहीं बच पाऊंगा। वह सभी मानो मुझे अपनी तरफ खींच ले जाएंगे। जितनी बार मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं उतनी बार मुझे महिला का चेहरा मेरे सामने आ रहा है। पर आप किसी को भी वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए मत भेजिएगा। कुछ चीजें रहस्य ही रह जाएं तो ठीक रहेगा। और हाँ, मदन जी और उस आदमी की बॉडी को उठाना मत भूलिएगा। कहीं उनकी बॉडी भी फावड़े से ना उठानी पड़ जाए। इतना पढ़कर देवेंद्र जी मेरे घर की ओर भागे तो देखा मैं वहां जमीन पर पड़ा हुआ था। देवेंद्र जी मुझे उठाने लगे तभी एकदम से मैं एक औरत की डरावनी आवाज में बोला, मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी उस मदन लाल और उस आदमी ने खराब कर दी। मेरे परिवार को उसने मार डाला, मैंने भी उन्हें मार डाला। इतना कहकर मैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। तब देवेंद्र जी और महेश जी को समझ आया कि माला देवी की आत्मा मुझ में थी
वह अपना बदला लेना चाहती थी। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का अंतिम भाग। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।